वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2023 में रिलीज हुई एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है B32 मुतल 44 वरे। उसी तरह एक सोशल मैसेज टाइप मूवी है। स्पेशली समाज में लड़कियां और औरतें किन किन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, इस मूवी में बहुत ही खूबी से डिस्क्राइब किया है। इस मूवी में 5 या 6 लड़कियों की कहानी को दिखाया गया है और ये 6 लड़कियां एक एक प्रॉब्लम से जूझ रही होती है। समाज में किस तरह से इन लड़कियों ने फेस किया, क्या उस प्रॉब्लम से बाहर आई या नहीं, इसी बेस पर है ये मूवी। तो अब चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही जिया नाम की एक लड़की अपने बाइक के जरिए से कहीं पर जा रही होती है। तभी रास्ते में इसको एक स्कूल बॉय नजर आता है। अब सुनसान एरिया होने की वजह से जिया इस लड़के को अपनी बाइक में लिफ्ट देने लगती है। रास्ते के दरमियान में वो लड़का ये कहने लगता है कि पहले तो मैंने आपको दूर से देखकर लड़का समझा, पास आने पर ही पता चला कि आप लड़की हो। जिया कहने लगती है कि एक्चुअली मैं ऊपर से लड़की हूँ लेकिन अंदर से एक लड़का ही हूँ। तो इस लड़के को समझ में आ जाता है कि ये अलग कैटेगरी की लड़की है। तभी ये लड़का थोड़ा क्लोजली मूव होने लगता है। मतलब वो लड़का जिया के थाइस पर हाथ डालता है, कभी कमर पर हाथ डालता है, कभी शोल्डर पर। जिया समझ जाती है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही एडवांटेज ले रहा है। फटाफट से उस लड़के को वहीं पर ड्रॉप कर देती है कि मैं दूसरे रास्ते से जा रही हूँ। गाड़ी से उतरने के बाद वो लड़का जिया से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मांगने लगता है। जिया पूछने लगती है क्या है बताओ। वो लड़का कहने लगता है क्या एक बार मैं आपके ब्रेस्ट को टच कर सकता हूँ। जिया बहुत ही गुस्से से उस लड़के को देखकर वहाँ से चली जाती है। सोचने लगती है कि सोसाइटी में ऐसे भी लोग रहते हैं। एक्चुअली जिया एक लड़की की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन इसका शरीर लड़कियों की तरह होने की वजह से ये अपनी लाइफ में थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल इसका ब्रेस्ट हमेशा टाइटली बांध के रखती है, लेकिन जिया से नहीं हो पाता। काफी सारी कोशिशें करने लगती है कि ये लड़कों की तरह जिए और इसी तरह अपने ट्रांसफॉर्म के लिए ट्रीटमेंट भी ले रही होती है। इसी ट्रीटमेंट के जरिए से जिया को धीरे धीरे मूछें आना स्टार्ट होती है। खैर इस कहानी में दूसरी औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मालिनी। कुछ दिनों पहले मालिनी का ब्रेस्ट कैंसर होने की वजह से ये अपना ट्रीटमेंट ले रही होती है। थोड़े सर के बाल भी झड़ चुके होते हैं और उसी तरह डॉक्टर्स सर्जरी करके इसके ब्रेस्ट को निकाल चुके होते हैं। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद इसका हस्बैंड विवेक और मालिनी वापस अपने घर पर जाने लगते हैं। मालिनी कहने लगती है कि विवेक मैं ऐसी हालत में ऑफिस नहीं जा सकती, मुझे थोड़ा शांति चाहिए, क्या हम कहीं ट्रिप पर चलें? तो विवेक मना करने लगता है नहीं मालिनी अभी नहीं, डॉक्टर्स ने मना किया ना, तुम्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, कुछ महीनों के लिए तुम घर में ही रेस्ट ले लो। तो मालिनी उसी तरह से अपने घर वापस आकर रेस्ट लेती रहती है। मालिनी के घर में जया नाम की एक औरत काम करती रहती है। मालिनी और विवेक के पास आकर ये कहने लगती है कि मैडम रिसेंटली मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, क्या आप थोड़े पैसे दे सकते हो? पहले तो विवेक डांटने लगता है कि हमेशा तुम पैसे मांगती ही रहती हो, लेकिन मालिनी विवेक को समझाकर जया को थोड़े बहुत पैसे देने लगती है उसके हस्बैंड के इलाज के लिए। जया जाने के बाद विवेक मालिनी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम हमेशा उस जया को पैसे मत दिया करो, वो कोई ना कोई बहाना बनाती रहती है। अब मालिनी को ऐसा लगता है कि इस ऑपरेशन की वजह से विवेक इससे दूरियां बना रहा है। डायरेक्टली विवेक से पूछने लगती है कि विवेक क्या हम दोनों के बीच सब कुछ सही है ना, कुछ झगड़ा वगड़ा तो नहीं है ना? विवेक कहने लगता है अरे ऐसा कुछ नहीं। उसी रात मालिनी अपने खुद की ड्रेसिंग करती रहती है, तो विवेक मालिनी के पास आकर बिना इसकी मदद किए इसको उसके टैबलेट्स देकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है बिना इससे बात किए। ये चीज ऑब्जर्व करके मालिनी दोबारा सोचने लगती है क्या सच में विवेक मुझसे दूरियां बना रहा है? रात में सोते वक्त मालिनी विवेक से थोड़ा क्लोज होने की कोशिश करने लगती है, मतलब इसके पास आती है। विवेक कहने लगता है कि आज नहीं मालिनी, डॉक्टर ने मना किया ना, तुम कुछ दिन रेस्ट ले लो। तो मालिनी बहुत फील होने लगती है। दूसरे सीन में इस कहानी की तीसरी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ईमान। और एक्चुअली ये ईमान एक बहुत बड़े होटल में काम करती रहती है और आज इस होटल का 50वां एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा होता है, जिस वजह से यहाँ के एम्प्लॉयज को प्रमोशन मिल रहा होता है। ईमान भी सोचने लगती है कि आज मुझे भी प्रमोशन मिलेगा, लेकिन प्रमोशन लिस्ट में ईमान का नाम नहीं होता। ईमान की सुपीरियर शीला कहने लगती है कि ईमान ने भी अपनी बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, लेकिन इसको प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन फिर भी गिव हर ए बिग हैंड। उसके बाद ईमान वॉशरूम में जाकर बहुत रोने लगती है कि इसको प्रमोशन नहीं मिला। ईमान इस होटल में 20 साल से काम करती आ रही है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इसको प्रमोशन नहीं मिला। इसी दरमियान में ईमान अपना एक छोटा सा फ्लैशबैक याद करने लगती है। जब ईमान की पहली बार शादी हुई थी, फर्स्ट नाइट के दिन इसका हस्बैंड इसके पास आता है रोमांस करने के लिए, थोड़ा क्लोजली मूव होते रहता है।
प्रेजेंट डे पर उसी वक्त वॉशरूम में इसकी सुपीरियर शीला आती है। ईमान से कहने लगती है कि ईमान, हमारे होटल पर एक बहुत बड़े डायरेक्टर आने वाले हैं, कुछ ऑडिशन वगैरह है उनको और उनकी टीम को मैनेज करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब ईमान अपने दिल की बात पूछ ही लेती है शीला से कि मैम, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? इन 20 सालों में मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं आई, मैंने अपना फुल सर्विस दिया। शीला कहने लगती है, अरे कम ऑन ईमान, यहाँ पर सिंसियरिटी काफी नहीं है। इस तरह से इसकी ब्रेस्ट की तरफ देखने लगती है। एक्चुअली ईमान का ब्रेस्ट थोड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से इसके लुक्स इतने अट्रैक्टिव नहीं होते। तो इनडायरेक्टली शीला यही कहती है। यही कहकर वहाँ से चली जाती है कि ईमान, तुम्हें और थोड़ा ग्रो करना होगा। ईमान दोबारा बहुत फील होते हुए अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है। सुहाग रात के दिन जब इसका हस्बैंड इसके पास आकर रोमांस करने की कोशिश की तो ईमान के ब्रेस्ट को देखकर इस पर बहुत चिल्लाने लगा कि ये कैसी बॉडी है तुम्हारी। इस तरह से इसका डिवोर्स भी हो जाता है। खैर प्रेजेंट डे पर ईमान अपने सिस्टम पर आकर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के कुछ आर्टिकल्स को पढ़ती रहती है। थोड़ा बहुत आइडिया आने लगता है इसको। उसके बाद ईमान वापस अपने घर पर जाने लगती है तो उसी रास्ते में एक लड़की फोन में किसी से बात कर रही होती है। वो फोन वाली लड़की कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा। ये लड़की भी इस कहानी का एक हिस्सा होती है। वहाँ से ईमान एक जिम पर जाकर अपने एक मेल फ्रेंड से कुछ दवाइयाँ लेने लगती है। वही इसके थोड़ा इनलॉज होने के लिए वो बंदा ईमान को कुछ टैबलेट्स और एक्सरसाइजेस बताने लगता है। वहाँ से फाइनली ईमान वापस अपने रूम पर आ जाती है। इसकी रूममेट और कोई नहीं, जिया होती है। वही मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वो वाली लड़की। ईमान को देखकर जिया पूछने लगती है, क्या तुम्हें प्रमोशन मिला? ईमान अफसोस करने लगती है, नहीं, आज मुझे प्रमोशन नहीं मिला। जिया हौसला दिलाने लगती है, अरे तुम फिक्र मत करो, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। अब जिया ईमान के पास कुछ टैबलेट्स देखकर इनके बारे में पूछने लगती है। ईमान सच बता देती है कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के टैबलेट्स है, इसी चीज की वजह से मुझे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जिया समझाने लगती है, अरे ईमान, ऐसे नहीं होता, और वैसे भी ब्रेस्ट बढ़ाने पर ही तुमको प्रमोशन मिलेगा, तो ऐसी जॉब को छोड़ दो। ईमान भी कहने लगती है कि अरे जिया, तुम्हें पता है ना, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, बहन की कॉलेज की फीस, तो मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। उसके बाद कहानी में एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है निधि, जो एक स्कूल में पढ़ाई करती रहती है। जब टीचर क्लास बोल रही होती है तो निधि वॉशरूम की परमिशन लेने लगती है। तो वो टीचर निधि को हल्के से डांटने लगती है कि तुम्हारा सारा टाइम वॉशरूम में ही बीतता है, जाओ जल्दी जाकर आ जाओ। तो निधि फटाफट से वॉशरूम पर जाकर अपना टॉप ओपन करती है। यहीं पर हम ये देखते हैं कि इसका चेस्ट का एरिया थोड़ा भीगा है। निधि अपना थोड़ा सा दूध बहाने लगती है। इसी दूध की वजह से इसके कपड़े गीले हो गए। अब वो क्लीन करने के लिए वॉशरूम पर आती है। एक्चुअली निधि की उम्र 17 साल होती है, लेकिन निधि किसी के जरिए से प्रेग्नेंट होकर ये माँ बनती है, इसीलिए निधि का दूध ओवरफ्लो होते रहता है। अपना दूध थोड़ा कम करने के लिए ये जब जब वॉशरूम पर आकर अपने आप को क्लीन करती रहती है। खैर स्कूल खत्म होने के बाद निधि के क्लास में ही एक लड़का पढ़ता है जो निधि को बहुत ही लाइक करता है। इसके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश करने लगता है, थोड़ा पार्टी वार्टी पर बुलाने लगता है, लेकिन निधि इस लड़के को भाव ही नहीं देती। निधि के फादर का नाम होता है फ्रांसिस। फिलहाल फ्रांसिस के पास विवेक बैठा होता है और एक्चुअली विवेक एक एड डायरेक्टर होता है। किसी एड के बारे में विवेक और फ्रांसिस डिस्कस कर रहे होते हैं। अब इसी बातों के दरमियान में निधि का बच्चा रोने पर निधि की माँ उस बच्चे को संभालती रहती है। इस बच्चे को देखकर विवेक यही सोचने लगता है कि ये बच्चा फ्रांसिस का है। जब निधि वापस आती है तो इसकी माँ एक बोतल देकर इसमें दूध भरने के लिए कहती है ताकि बोतल के जरिए से उस बच्चे को दूध पिलाए। निधि की इस काम की वजह से निधि के माँ बाप बहुत ही दुखी होते हैं। इस चीज को बहुत ही टॉप सीक्रेट से मेंटेन कर रहे होते हैं कि छोटा बच्चा इन्हीं का है। निधि अभी भी स्कूल पढ़ रही है। कहानी में एक और औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जया। ये जया और कोई नहीं, मालिनी और विवेक के घर में काम कर रही थी ना, वही जया होती है। जया के कॉलोनी में ही झांसी नाम की एक औरत रहती है। जब जया अपने काम पर जाती है तो झांसी इसके बच्चे की टेकिंग केयर करती रहती है। बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती होती है इन दोनों के दरमियान में। जब जया अपने घर पर आती है तो हम इसके हस्बैंड को देखते हैं। रिसेंटली जया के हस्बैंड का एक्सीडेंट होने पर ये बिस्तर के हवाले हो चुका होता है, कहीं पर भी काम पर नहीं जा सकता। सारे घर की जिम्मेदारी जया ही निभाती रहती है, बाहर का काम, घर का काम, घर के खर्चे। जया को देखकर इसका हस्बैंड थोड़ा गिल्ट महसूस होने लगता है, कहने लगता है कि जया, मैं जल्द ही ठीक होकर वापस काम पर जाने लगूंगा। खैर दूसरे दिन जब जया मालिनी के घर पर आती है काम करने के लिए तो उस वक्त मालिनी अपने घर पर मौजूद नहीं होती। विवेक जया के पास आकर पूछने लगता है कि मैंने जो तुमसे कहा उसके बारे में क्या सोचा तुमने। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि विवेक को एक ब्रा का ऐड करना होता है। इसी ऐड को करने के लिए ये जया को ऑफर देने लगता है, मतलब जया एज ए मॉडल की तरह एक्ट करे
जया कहने लगती है कि सर अभी मैंने इसके बारे में अपने हस्बैंड से बताया नहीं, मैं उनसे पूछ के आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। विवेक कहने लगता है देखो जया, तुम मुश्किल में हो इसीलिए मैंने तुम्हें ये ऑफर दिया, अगर तुम नहीं करोगी तो कोई और मॉडल कर लेगी। अब इसी बातों के दरमियान में मालिनी वापस अपने घर पर आने पर ये दोनों अपनी टॉपिक डाइवर्ट कर लेते हैं। अब जया यही सोचती रहती है कि मैं इसके बारे में अपने हस्बैंड के सामने जाकर कैसे बात करूं, कैसे शेयर करूं, कैसे मनवाऊं, पैसों की तो मुझे सख्त जरूरत है। खैर इस कहानी में एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रेचल। ये लड़की वही होती है जो एक दिन ईमान के सामने आई थी ना, जब ईमान अपने घर पर जा रही थी। और उसी तरह रेचल और कोई नहीं, झांसी की बेटी होती है, वही झांसी जया की नेबर। रेचल को मूवीज में एक्टिंग करना बहुत ही पसंद होता है। इसकी माँ भी इसकी फुल सपोर्ट में होती है। फिलहाल रेचल अच्छी तरह से रेडी शेडी होकर अपने एक मेल फ्रेंड को अपने घर पर बुलाकर एक ऑडिशन पर जाने लगते हैं, क्योंकि आज रेचल का एक बहुत बड़े होटल में ऑडिशन होता है और शॉकिंगली इसी होटल में ईमान भी काम कर रही होती है। सो रेचल ईमान के पास आकर पूछने लगती है कि आज मेरा ऑडिशन है, क्या डायरेक्टर साहब आ चुके हैं? ईमान कहने लगती है हाँ मैम, डायरेक्टर साहब आ चुके हैं, आप वहाँ पर बैठ जाइए, अगर वो आपको बुलाएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। सो थोड़ी देर के बाद रेचल थोड़ा टेंस होने लगती है। पानी मांगने के लिए ईमान के पास आती है। ईमान रेचल को थोड़ा बहुत हौसला देने लगती है। इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती रहती है। इसी दरमियान में डायरेक्टर रेचल को बुलाने पर ईमान रेचल को उस डायरेक्टर के पास ले जाने लगती है। रेचल ईमान से कहने लगती है कि अरे मैडम आप भी थोड़ी देर रुकिए ना। ईमान कहने लगती है अरे नहीं मैडम, ये मेरा काम नहीं है, बाय द वे बेस्ट ऑफ लक। वहाँ पर डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट होता है। रेचल को एक सीन समझाने लगते हैं कि बेटा रेचल, एक गुंडा आकर तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे बचने के लिए तुम कैसी एक्टिंग करोगी, यही तुम्हारा सीन है, जाकर प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब उसी जगह पर एक नया लड़का भी होता है, मतलब ये लड़का भी ऑडिशन के लिए आता है, तो इन दोनों को सीन समझाकर प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। वो लड़का रेचल से कहने लगता है कि मैडम सीन के दरमियान में अगर मैं आपको इधर उधर टच कर लूं तो प्लीज माफ कर दीजिए। रेचल भी कहने लगती है अरे कोई बात नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग में ही बहुत ही अजीब का सीन दे दिया डायरेक्टर ने। दूसरी तरफ मालिनी और उसका एक फ्रेंड अपना काम खत्म करके वापस अपने घर पर जा रहे होते हैं, ऐसे ही पैदल। मालिनी कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना, मुझे ब्रेस्ट कैंसर होने की वजह से मेरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया। सो ट्रीटमेंट के बाद से विवेक मुझसे दूर होता जा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं सिलिकॉन सर्जरी करवा लूँ, क्योंकि विवेक मेरे साथ सेक्सुअली खुश नहीं है। मालिनी का फ्रेंड कहने लगता है कि मैं इसके बारे में विवेक से बात करूंगा, पता करने की कोशिश करूंगा आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है, तुम इसके बारे में टेंशन मत लो। उसके बाद जब ये दोनों मालिनी के घर पर आते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी मालिनी और विवेक के कुछ फ्रेंड्स होते हैं। आज एक छोटा सा मीटअप रखा होता है इन लोगों ने। अब बातों के दरमियान में मालिनी को विवेक के फ्रेंड से ये बात पता चलती है कि विवेक एक ब्रा का ऐड करने वाला है। ये सुनने के बाद थोड़ा सा अपसेट होने लगती है कि विवेक ने तो मुझसे इसके बारे में शेयर ही नहीं किया। अब पार्टी खत्म होने के बाद मालिनी विवेक से इसी के बारे में पूछने लगती है कि विवेक तुमने उस ऐड के बारे में मुझसे क्यों छुपाया, पहले तो मेरे साथ सब कुछ शेयर किया करते थे, अब क्या हो गया तुम्हें? तो विवेक मालिनी पर गुस्सा करने लगता है, अरे मालिनी काम बहुत बढ़ चुका है तो मैं तुम्हें बताना भूल गया, इसमें ओवर एक्ट करने की क्या जरूरत है। उसी रात सोते वक्त जब मालिनी अपनी नींद से जागती है तो उसके बगल में विवेक मौजूद नहीं होता। विवेक को ढूंढते हुए जब हॉल में जाती है तो विवेक हॉल में सो रहा होता है और उसी तरह विवेक टीवी ऑन करके सो चुका होता है। उस टीवी में कांडवान के कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चलते रहते हैं। तब जाके मालिनी को पक्का यकीन हो जाता है कि सच में विवेक मुझसे दूर होता जा रहा है, विवेक मुझसे खुश नहीं है, फिजिकली और इमोशनली भी। थोड़ा बहुत अफसोस करने लगती है। दूसरे दिन जब वो लड़की निधि वापस अपने घर पर जा रही होती है तो इसका क्लासमेट निधि के पास आकर इधर उधर की बातें करते हुए ये भी पूछने लगता है कि निधि हमेशा तुम वॉशरूम पर क्यों जाया करती हो, क्या तुम्हें किडनी में कुछ प्रॉब्लम है? तो ये सुनने के बाद निधि उस लड़के को गुस्से भरी निगाहों से देखकर वहाँ से चली जाती है। वो लड़का अफसोस करने लगता है, अरे यार ये मैंने क्या पूछ लिया, शायद निधि शर्मिंदा हो गई, सॉरी बोलना पड़ेगा उसको। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि वो जया निधि के घर में भी काम करती रहती है। निधि की माँ जया से कहने लगती है कि जया तुम बच्चे का ख्याल रखना, मैं अभी थोड़ा बाहर जाकर आती हूँ, अगर वो रोएगा तो दूध पिला देना। सो थोड़ी देर के बाद वो बच्चा रोने लगता है। जया भी उस कमरे से बाहर जा चुकी होती है। निधि अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने बच्चे के पास जाकर इसको अपना दूध पिलाने लगती है। उसी वक्त जया वहाँ पर आकर इस चीज को देखकर शॉक में रह जाती है कि छोटी बच्ची
उस बच्चे को कैसे दूध पिला रही है। लेकिन जया बात समझकर निधि के पास जाकर उसकी मदद करने लगती है कि बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाता है। उसी वक्त निधि का फादर वहाँ पर आने पर निधि उस बच्चे को जया को दे देती है। निधि को भी हल्के से डांटने लगता है कि तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ना, पढ़ाई पर ध्यान दो तुम। बाद में जया के पास आकर कहने लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी तुमने देखा वो बाहर जाकर मत बताना जया, प्लीज। निधि की माँ घर वापस आने के बाद निधि का फादर सब कुछ बता देता है। ये दोनों ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब ये बात बहुत दिनों तक छुपाई नहीं जा सकती, उस बच्चे को ऑर्फनेज में दे देंगे। दूसरी तरफ जया के हस्बैंड के पास उसके फ्रेंड्स आकर ये कहने लगते हैं कि हम सारे लोग मिलकर एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम तीनों इक्वली इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट आएगा तो इक्वली बांट लेंगे। अगर तुम्हारे पास 25,000 रुपए है तो काफी है। जया का हस्बैंड कहने लगता है, अरे यार तुम्हें पता है ना मेरी हालत, अब इस हालत में मैं जया के पास पैसे नहीं मांग सकता। इसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं, अरे तुम जया से कहो ना कि वो कहीं से भी एडजस्ट करे, जब मुनाफा होगा तो लौटा देंगे। अब जया ने उस ब्रा एड के बारे में अपने हस्बैंड से ऑलरेडी शेयर कर चुकी होती है, लेकिन इसका हस्बैंड अभी तक परमिशन नहीं देता। तो हालात को देखकर जया का हस्बैंड परमिशन दे ही देता है कि जया इस एड को एक बार कर लो। सो बाद में विवेक से बताने पर विवेक जया को सेट पर बुलाकर इसका अच्छे से मेकअप करवाने लगता है। फोटो शूट के लिए यहाँ पर जिया आती है, मतलब जिया एक फोटोग्राफर होती है। जिया से कहने लगता है कि ये जया फील्ड में थोड़ी नई है तो उसको तुम थोड़ा काम समझा देना। जिया कहने लगती है, अरे विवेक सर आप बेफिक्र रहिए, बस आप रिजल्ट का वेट करिए। इस तरह से जया के पास जाकर उसको अच्छे से काम समझाने लगती है, मतलब कैसे पोजेस देना है वगैरह। पहले तो जया थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगती है, लेकिन बाद में फोटोस जबरदस्त निकल कर आते हैं। फोटोशूट होने के बाद जिया जया के पास आकर कहने लगती है कि आपकी स्किन डार्क है लेकिन आप बहुत ही गुड लुकिंग हो, मार्केट में आप जैसे मॉडल्स की बहुत ही वैल्यू है। इन द फ्यूचर अगर आप दूसरी ऐड करना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। इस तरह से जिया अपना विजिटिंग कार्ड जया को देने लगती है। दूसरी तरफ रेचल को उस डायरेक्टर के साइड से कॉल आने पर इसका फ्रेंड रेचल को दोबारा उस होटल के पास ले जाकर ड्रॉप कर देता है। वहाँ पर ईमान रेचल को देखकर पूछने लगती है, अरे मैडम आप दोबारा आ गई, क्या आप सेलेक्ट हो गई? रेचल कहने लगती है, अरे मैडम अभी नहीं पता चला, आज डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलाया। इस तरह से ईमान डायरेक्टर का रूम बताने पर रेचल उस डायरेक्टर के पास जाती है। डायरेक्टर कहने लगता है कि रेचल बेटा मैंने तुम्हारा वीडियो देखा, थोड़ा बहुत अच्छी खासी एक्टिंग तो कर ली, लेकिन और भी थोड़ा इम्प्रूव करना बाकी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। इस तरह से वो डायरेक्टर बहाना बनाकर रेचल को इधर उधर टच करने लगता है। थोड़ी देर के बाद रेचल उस डायरेक्टर को थप्पड़ मारकर चीखने चिल्लाने पर ईमान उस दरवाजे के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगती है। रेचल दरवाजा ओपन करके उस डायरेक्टर को गालियां देते हुए वहां से चली जाती है। अब ईमान समझ जाती है कि इस डायरेक्टर ने कुछ कांडवान कर दिया। सोच लेती है कि अपने सुपीरियर्स के पास जाकर इसकी कंप्लेन करेगी। सो थोड़ी देर के बाद ईमान अपने सुपीरियर के पास जाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए उस डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेन देने लगती है, लेकिन शीला इस चीज पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती। ईमान से कहने लगती है कि ईमान तुम इस बात को यहीं पर दबा दो। यह सुनने के बाद ईमान थोड़ा अपसेट होने लगती है। दूसरी तरफ निधि उस ऑर्फनेज पर जाती है जहाँ पर निधि के माँ बाप ने उसके बच्चे को वहाँ पर दे दिया था। बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरे बच्चे को मुझे लौटा दीजिए, वो मेरा दूध पीता है। और एक्चुअली उसी ऑर्फनेज में मालिनी और उसका फ्रेंड काम करते रहते हैं। थोड़ा बहुत पूछताछ करने के बाद मालिनी को ये बात पता लग जाती है कि वो बच्चा निधि का ही है। तो निधि को अंदर ऑर्फनेज में भेजने के बाद अपने बच्चे के पास जाकर उसको अपना दूध पिलाने लगती है। बाद में जब मालिनी वापस अपने घर पर आती है तो टेबल पर मालिनी को 25,000 का चेक नजर आता है और विवेक ने ये चेक जया को देने के लिए रखा होता है। सो इस चेक को देखने के बाद मालिनी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि ब्रा के एड में विवेक ने जया को हायर किया। विवेक को हल्के से डांटने लगती है कि तुमने जया को क्या बोलकर उसे ऐड के लिए मनवाया, तुम जानते हो ना जया की फैमिली में ये सब कुछ नहीं चलता, तुमने ही कुछ किया होगा जया के साथ। विवेक समझाने लगता है, अरे मैंने जया को सिर्फ ऑफर दिया और उसे ऑप्शन भी दिया, अगर तुम करना चाहती हो तो करो वरना कोई बात नहीं। जया को पैसों की जरूरत थी इसीलिए जया ने उस ऐड को कर लिया। इसी बातों ही बातों में इन दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ जाता है। विवेक मालिनी से कह देता है कि देखो मालिनी तुम्हारा और मेरा अब सेट नहीं होगा, हम दोनों कुछ दिनों के लिए दूर रहेंगे, मतलब विवेक डिवोर्स चाहता है। यह सुनने के बाद मालिनी बहुत अपसेट होने लगती है, वॉशरूम में जाकर बहुत फूट फूट के रोने लगती है। दूसरी तरफ रेचल ईमान के साथ एक पुलिस स्टेशन पर जाकर उस डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट देने लगती है। अब वहाँ पर एक पुलिस वाला इसकी कंप्लेंट लिख रहा होता है
जानबूझ के रेचल से पूछने लगता है कि उस बंदे ने तुमको कहाँ कहाँ पर टच किया, खुल के बताओ ना। तो बेचारी रेचल थोड़ा शर्मिंदा होती रहती है, हिचकिचाने लगती है। वहीं पर एक लेडी कांस्टेबल भी बैठी होती है। वो रेचल का सपोर्ट ना करते हुए उल्टा इसका मजाक उड़ाने लगती है और इनडायरेक्टली एक पुलिस वाले को फेसबुक की पोस्ट दिखाते हुए कहने लगती है कि देखिए सर, इस लड़की ने ऐसे कपड़े पहना तो लड़के क्यों नहीं इसको ताड़ेंगे, गलती लड़की की है ना। अगर लड़कियां ढंग के कपड़े पहनेंगे तो कोई क्यों उनको देखेगा। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आकर इन दोनों पुलिस वालों की बातें सुनकर हल्के से इन दोनों को डांटने लगता है और इसी तरह ईमान और रेचल से कहने लगता है कि अगली बार अगर आप कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन आओ तो अपने साथ एक लेडी लॉयर को भी लेकर आओ। उसके बाद जब रेचल वापस अपने घर पर जाती है तो उसके घर के पास इसका वो मेल फ्रेंड होता है जिसने उस डायरेक्टर से मिलवाया। पता चलता है कि रेचल पुलिस स्टेशन जाकर उस डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट दी। इसका फ्रेंड समझाने लगता है, अरे रेचल वो बहुत बड़ा आदमी है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। रेचल इस पर गुस्सा करने लगती है। इस तरफ ईमान अपने रूम पर आकर यही सोचने लगती है कि अगर होटल वालों को ये बात पता चलेगी कि मैंने उस रेचल का सपोर्ट किया तो मुझ पर कैसा एक्शन लेंगे वो। जिया रेचल को हौसला देने लगती है, अरे तुम इसके बारे में सोचना बंद करो, तुमने जो किया वो सही किया, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली जिया और ईमान एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। अब पता नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरे दिन जब जया काम से वापस अपने घर पर जा रही होती है तो किसी जगह पर जया अपने खुद का बड़ा सा पोस्टर देखने लगती है, वही ब्रा का एड। ये पोस्टर देखकर जया सोचने लगती है कि डायरेक्टर ने कहा था कि ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, लेकिन ऐसा कैसा कर दिया। रास्ते के दरमियान में कुछ लोग जया को ही देखते रहते हैं। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। जया वापस जब अपने घर पर आती है तो झांसी को भी ये बात पता लग जाती है कि जया ने किसी ब्रा के एड में एक्टिंग की। पूछने लगती है कि अरे जया, ये तुमने क्या कर दिया, क्या इसके बारे में तुम्हारे पति को पता है, क्या सोचेगा तुम्हारा पति इसके बारे में। जब जया वापस अपने घर पर आती है तो इसके हस्बैंड को भी इसके बारे में पता लग जाती है। जया से थोड़ा सा नाराज होता है, कहने लगता है कि हमारे कॉलोनी वालों को तुम्हारे बारे में पता लग चुका है, सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं। जया भी कहने लगती है कि मैंने आप ही के परमिशन से वो ऐड किया ना, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं क्या करूं, मैंने जो कुछ भी किया हमारे फैमिली के लिए तो किया। दूसरी तरफ निधि के माँ बाप उस ऑर्फनेज पर आकर मालिनी से मुलाकात करते हैं क्योंकि निधि यहाँ पर है, अपने बच्चे की केयरिंग कर रही है। मालिनी कहने लगती है कि निधि अब माइनर है ना, इसीलिए उसको हमने यहाँ पर रख लिया, अगर आप ले जाना चाहते हो तो निधि और उसके बच्चों को भी ले जाइए, मैं अकेले निधि को नहीं भेज सकती। तो अपसेट होकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त जया मालिनी के पास आती है। जया से पूछने लगती है कि सब कुछ सही है ना, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जया कहने लगती है कि मैडम इसमें विवेक सर की कोई भी गलती नहीं, उन्होंने मेरे सामने ऑफर रखा और मुझे ऑप्शन भी दिया, अब मुझे पैसों की जरूरत थी इसीलिए मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मालिनी दोबारा जया को कुछ पैसे देने की कोशिश करने लगती है। जया मना करते हुए कहने लगती है, नहीं मैडम, क्या आपने मेरी बहुत मदद की। बाद में मालिनी निधि के बारे में पूछने लगती है कि जया तुम निधि के घर में भी काम करती हो ना, क्या तुम्हें पता है कि निधि माँ कैसे बनी। लेकिन जया को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। जया जाने के बाद मालिनी निधि के पास आकर कहने लगती है कि निधि अब मैं घर में अकेली रहती हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो अपने बच्चे के साथ। सो निधि ओके कहने पर मालिनी निधि को अपने घर पर ले जाती है। दूसरी तरफ जया की उस एड की वजह से जया और उसके हस्बैंड के बीच थोड़ा सा गैप आ जाता है। इसका हस्बैंड इससे बात ही नहीं करता। दूसरी तरफ रेचल ने उस डायरेक्टर के खिलाफ जो कंप्लेंट दिया था उस केस में कोई भी मूवमेंट नहीं होती। इसी दरमियान में एक सोशल मीडिया में ये देखती है कि रेचल का वो मेल फ्रेंड उस डायरेक्टर के साथ थोड़ा क्लोजली है। दूसरे दिन रेचल शूटिंग स्पॉट पर जाकर अपने फ्रेंड से झगड़ा करने लगती है कि इस डायरेक्टर ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और तुम इसी से दोस्ती कर बैठे। इस तरह से इसके साथ बहुत झगड़ा करके साइड में आकर बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ जब ईमान वापस अपने होटल पर जाती है, शीला ईमान को अपने पास बुलाकर यही कहने लगती है कि तुमने क्यों उस रेचल की मदद की, उसके साथ क्यों पुलिस स्टेशन गई, मैंने ऑलरेडी तुम्हें वार्न किया, अब तुम फायर हो। ईमान कहने लगती है, अरे तुम क्या मुझे जॉब से निकालोगी, मैंने ऑलरेडी तुम्हें रिजिग्नेशन का लेटर मेल कर दिया, चेक कर लो। इस तरह से जॉब छोड़ देती है। उसके बाद एक दिन मालिनी और विवेक किसी पार्क में मुलाकात करते हैं। विवेक कहने लगता है कि एक्चुअली मैं तुमसे जुदा होना चाहता था, लेकिन तुम्हारी यादें मुझे बार बार सताने लगी, क्या हम दोबारा पहले की तरह रह सकते हैं। मालिनी कहने लगती है कि मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। अब उसी पार्क में निधि अपने बच्चे के साथ होती है तो विवेक निधि के बारे में पूछने लगता है कि ये तो फ्रांसिस की बेटी है ना,
पूछने लगता है कि वो लड़की कैसे प्रेग्नेंट हुई। मालिनी कहने लगती है कि मैंने इसके बारे में कभी भी निधि से पूछा नहीं और मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं, वो खुश है बस। उसी एरिया में जया और रेचल घूम रहे होते हैं। रेचल की कुछ बातें सुनने के बाद जया डिसाइड कर लेती है कि दोबारा मॉडलिंग करेगी। जिया का विजिटिंग कार्ड लेकर उसको फोन करके यही कहने लगती है कि अगर मेरे लिए कुछ ऑफर्स है तो प्लीज मैं कर लूंगी। सो दूसरे दिन ही जिया जया को किसी जगह पर बुलाकर इसका फोटोशूट करने लगती है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से जया को मॉडल बना देती है। उसी रात जब जिया जया के फोटोग्राफ्स को चेक कर रही होती है तो ईमान जिया के पास आकर पूछने लगती है कि ये कौन है, तो जिया जया के बारे में बताने लगती है। इसी दरमियान में ये दोनों थोड़ा क्लोजअप होकर कांड भी करने लगते हैं। एक्चुअली डायरेक्टर ने सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब किया है इस मूवी के थ्रू। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।